पर यहाँ वो आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है। धार्मिक होना माने बेवकूफ होना। इंडिया जैसे प्रोग्राम देख के आपको आइडियाज भी आ जाते हैं कि आप किस प्रकार से प्लान करें। दृश्यम जैसी मूवीज आती हैं जो कहती हैं कि नहीं, आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप पकड़े नहीं जाओगे। हालांकि उसके टूल्स हैं, पर मुझे नहीं लगता कि शायद 2% पेरेंट्स भी उनको यूज करते हैं कि बच्चों के लिए अगर आप मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं तो किड्स मोड में देखें। तो बच्चे प्रीमेच्योरली उस कंटेंट के प्रति एक्सपोज्ड हैं जो उनको नहीं होना चाहिए। कि 6 साल का बच्चा रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़ी रील्स देख रहा है और 4 बार उसने देख लिया तो वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिथम है फिर वही दिखाने लगता है। अवसाद एक ऐसी चीज जो कि इस समय देश में काफी चिंता का विषय है। अवसाद में आकर लोग तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हेलो डॉक्टर सीरीज में आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आशुतोष है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो अवसाद की भावना लोगों में उत्पन्न हो रही है और तमाम तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। सर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोग अवसाद में आकर तमाम तरह की घटनाएं कारित कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अवसाद में आ जा रहे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल। सर क्या वजह रही, मतलब इसकी वजह क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण अगर हम कहें तो जो जीवन शैली में बदलाव और जो सामाजिक सपोर्ट सिस्टम था उसकी धीरे धीरे क्षरण होते जाना। जैसे कल्पना करिए कि आज से 20 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, 25 साल पहले, एक मोहल्लेदारी की व्यवस्था थी जी, कि अगर किसी एक के घर में कोई समस्या है तो पूरा मोहल्ला मदद करने के लिए खड़ा होता था। आज आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है आपको पता नहीं है। बच्चे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक्सटेंडेड मोहल्ले में परिवार जैसा होता था जहां बच्चे की कलेक्टिव पेरेंटिंग होती थी। आज वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। एक जनरेशन तक 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे कॉमन होते थे। आज के समय में किसी के 2 हैं, किसी के 1 हैं और किसी के वो भी नहीं। तो बच्चों की संख्या में कमी आई। हम लोग अपने भाई बहन से लड़ झगड़ के बात करके बहुत सारे विषय उन पे चर्चा कर लेते थे। अब चूंकि परिवार में विकल्प ही नहीं है तो हम रिश्तों में खोजने जाते हैं, और जब हम बाहर खोजने जाते हैं तो कई बार हमारी खोज पूरी होती है, कई बार हमको धोखा मिलता है, कई बार हमको उस प्रकार से भरोसेमंद लोग नहीं मिलते। ठीक है। कई बार हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, बुली करते हैं, जज किया जाता है हमको। तो पूरी जो जीवन शैली है उसमें बड़ा बदलाव है, और सामाजिक जो तंत्र है उसमें भी बड़ा बदलाव है। इसकी वजह से आप देखिए कि डिप्रेशन हर गुजरते साल के साथ हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। अगर सरकारी आंकड़े माने तो 2 बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं बताऊंगा। 144-45 करोड़ की हमारी आधिकारिक जनसंख्या है। इसमें से सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 12-13% लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। 12-13% सुनने में बहुत कम लगता है जी, लेकिन जब हम बताएंगे 12-13% का मतलब 22 करोड़ लोग होते हैं करीब जी, और लगभग इतने ही 1-आधा% ऊपर नीचे लोग नशे की प्रवृत्ति में हैं जी, तो वो भी समझ लीजिए 20-22 करोड़ लोग हो गए जी। अब इन दोनों के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो नशा कर रहा है उसके अवसाद में या मानसिक रोगों में से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ेगी, और जो मानसिक रोगों से लड़ रहा है उसका नशा करने की संभावना बढ़ेगी। अब अगर ये दोनों नंबर आप जोड़ दीजिए तो मोटा मोटा 44 करोड़ नंबर आता है। हालांकि इसमें कुछ ओवरलैप भी होगा, मान लीजिए 10% ओवरलैप भी है, तो भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या 30-35 करोड़ जनसंख्या इस देश की ऐसी है जिसमें आप किसी न किसी प्रकार के मानसिक, क्योंकि नशा भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, तो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से जुड़ी चुनौती आप देखेंगे। सर अगर जैसे बात अवसाद की हो रही है और डिप्रेशन की और जो मानसिक रोग की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि क्या स्मार्टफोन भी इसका एक कारण है? बिल्कुल है। स्मार्टफोन को अगर हम 1 सेकंड के लिए
ऐसे समझे कि इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो कंटेंट और दूसरा मशीन। तो कंटेंट जब आप देखते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको सब झूठ दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको आभासी दुनिया है। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे अपना जो वर्स्ट वर्जन है वो नहीं दिखाता, हम बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, एक दिन घूमने गए और आपने उसकी 4 दिन रील डाली, दूसरे की गाड़ी खरीदी गई और आप खाली फोटो खिंचा के आ गए। इस प्रकार का बहुत सारा झूठ आप देखिए फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए लोग डाल रहे हैं। तो जब आदमी स्वयं को कंपेयर करता है कि मेरी लाइफ में तो दाल रोटी का भी संकट है कि महीने की 15 तारीख को मेरे पास जो सैलरी आती है वो खत्म हो जाती है, और मेरे सामाजिक सर्कल में, क्योंकि अब असली सामाजिक सर्कल नहीं बचा, अब ये सोशल मीडिया वाला है जी। तो जब आप इस सामाजिक सर्कल से खुद को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हर आदमी घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, डिनर कर रहा है, जीवन को एंजॉय कर रहा है, और हम अकेले हैं जो संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी आती है, वर्थलेसनेस आती है कि हम किस लिए, आखिर हमारा पर्पस क्या है। फिर हम उससे बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं, पर चूंकि वो आभासी दुनिया है और हम उससे मैच नहीं कर सकते, तो जब हम बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम तो बाहर निकल ही नहीं सकते, हम होपलेस भी हो जाते हैं, हम हेल्पलेस भी हो जाते हैं। और ये जब फीलिंग लंबे समय तक रहती है तो मन उदास रहने लगता है, मन खिन्न रहने लगता है, चीजों में रुचि खत्म हो जाती है, लोगों से बात करने का नहीं मन करता, और इसी को हम साइंटिफिक भाषा में अवसाद कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मशीन की अगर बात करें कि अगर आप स्क्रीन एक्सपोजर की भी बात करिए तो ब्रेन को कंटिन्यूअस स्टिमुलेट रखता है। आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप 4 चीजें और देख रहे हैं, पर मोबाइल पे आप रील देखने लगे तो आप एक तक वही देख रहे हैं। तो जो ब्रेन को स्टिमुलेशन है वो नॉर्मल से ज्यादा है, उसके कारण भी ब्रेन के केमिकल्स में परिवर्तन होते हैं जो अवसाद या अन्य मानसिक रोगों की तरफ ले जा सकते हैं। ओके। तो स्मार्टफोन दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाने काम कर रहा है। बच्चों में भी, इस बच्चों में देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि 5 साल के बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर देना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहना और करने में जरा व्यवहारिक अंतर है जी। क्योंकि आज के समय में आप देखिए पेरेंटिंग में सपोर्ट सिस्टम है नहीं, ज्वाइंट फैमिलीज है नहीं, एकल पेरेंट्स हैं, और प्लस उनको अपनी सोशल मीडिया पर टाइम बिताना है। तो 2 चीजें, एक तो बच्चा जो देख रहा है वो कॉपी करेगा कि आप मोबाइल पे हैं और हम क्यों ना रहें, खिलौनों से खेलेंगे, तो संभव नहीं। दूसरा, पेरेंट्स के लिए भी आसान है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दिखा दो, खाना खा लेगा। बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, मोबाइल दे दो, मान जाएगा। तो पेरेंटिंग को आसान बनाने के लिए बच्चों का मोबाइल एक्सपोजर अननेसेसरी बढ़ाया गया, जिसके गंभीर परिणाम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर आपको देखने को मिलेंगे। वो चाहे भावनात्मक बदलाव हो कि बच्चे में वो इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे जो इमोशंस बच्चा आमतौर पे पहले नहीं, उस उम्र के बच्चे नहीं दिखाते थे। व्यवहारात्मक परिवर्तन दिखेंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, टेम्पर टैंट्रम्स, इस तरीके की। संज्ञानात्मक परिवर्तन दिखेंगे, बच्चे की स्पीच, आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे वो कार्टून की भाषा बोलते हैं आजकल जी। या वर्चुअल ऑटिज्म एक नया फिनोमिना है, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे इमोशनल बिहेवियर, बच्चे की मेमोरी पुअर हो जाएगी, जो बौद्धिक विकास है वो पुअर हो जाएगा, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उससे बड़ा एक खतरा जो है कि बच्चे को आप कंटेंट रेगुलेट नहीं कर सकते मोबाइल पे कि वो क्या देखेगा जी। हालांकि उसके टूल्स हैं, पर मुझे नहीं लगता कि शायद 2% पेरेंट्स भी उनको यूज करते हैं कि बच्चों के लिए अगर आप मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं तो किड्स मोड में देखिए। तो बच्चे प्रीमेच्योरली उस कंटेंट के प्रति एक्सपोज्ड हैं जो उनको नहीं होना चाहिए। कि एक 6 साल का बच्चा रोमांटिक रिलेशनशिप से जुड़ी रील्स देख रहा है और 4 बार उसने देख लिया तो वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है फिर वही दिखाने लगता है। तो बच्चे के माइंड को प्रीमेच्योरली उन चीजों का एक्सपोजर हो रहा है जो उसके उचित विकास के लिए अवरोधक हो सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेंगी।
सर एक बहुत गंभीर सवाल है आपसे। पिछले अगर हम एक साल के कुछ घटनाओं की बात करें, जैसे मेरठ में एक घटना हुई, फिर जी। इंदौर में एक घटना हुई, जो भी शिलांग में आप जान ही रहे हैं अभी जी। रिसेंटली हुई। तो इस तरह की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जो कपल्स हैं वो आफ्टर मैरिज उनके बीच में कुछ तनाव होता है, फिर मामला हिंसक हो जाता है, फिर हत्या हो जा रही है। मतलब इस तरह की घटनाओं में बहुत तेजी से लगातार घटनाएं सुनने में आ रहे हैं, तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसको ऐसे समझें कि महिलाओं की घटनाएं अब जरा ज्यादा सामने आ रही बिल्कुल। हैं। इसके पहले रेफ्रिजरेटर वाली घटनाएं हम लोगों को काफी देखने को मिलती मिलती थी। तो ये मानसिक विकृति ऐसा नहीं कि आज की घटना है। जी। हालांकि महिलाओं का चूंकि एम्पावरमेंट हुआ है तो जी। अब उनका एक्सपोजर भी इसके लिए बढ़ गया। पर निस्संदेह ये महिलाएं या ये पुरुष, अगर आप उनका विस्तृत विवेचना करेंगे तो आप देखेंगे ये जो 22 करोड़ की जनता है, ये इसी में कहीं ना कहीं फिट हो रहे होंगे। बहुत सारे मानसिक रोग और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो एक तो इंटरनल वल्नरेबिलिटी हो गई कि हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे, और दूसरा सामाजिक तंत्र ऐसा है, एनोनिमिटी है। आप क्राइम पेट्रोल पे देख के और सावधान इंडिया जैसे प्रोग्राम देख के आपको आइडियाज भी आ जाते हैं कि आप किस प्रकार से प्लान करें। दृश्यम जैसी मूवीज आती हैं जो कहती हैं कि नहीं, आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप पकड़े नहीं जाओगे। तो एक तरफ तो आपका अपना मॉरल जजमेंट कमजोर है, और दूसरी तरफ आपको जो सामाजिक संचार माध्यम है उनके माध्यम से जो फीड आ रही वो ये आ रही कि आप मैनेज कर सकते हो। और मेघालय वाली घटना, जैसे अभी ये जो राजा रघुवंशी की घटना है, अगर इस घटना में मीडिया का हाईलाइट ना आया होता तो बहुत हद तक था कि एक नॉर्मल सुसाइड जैसी घटना या और खत्म हो जाती, सुसाइड या फिर एक्सीडेंट, जो भी किसी को पता भी न चलता। पर चूंकि वो किडनैप की कहानी आई और फिर वो 2 स्टेट का मैटर आया और फिर मीडिया हाईलाइट करना शुरू कर दी, तो एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी उसमें बनी और फिर ये खुलासा हमारे सामने हुआ। पर निस्संदेह हमारी टॉलरेंस कम हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि उनकी जो एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज थी, एबिलिटी टू एडजस्ट थी, उसके लिए बिल्कुल अगर आप देखें तो उसमें बहुत अंतर है। फिर पेरेंटल प्रेशर, या यूं कहें कि जो जनरेशनल गैप है वो बड़ा क्रिटिकल है। जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स से अपने वैल्यूज के चेंज की बात करें तो हम लोग कहते थे कि अमेरिका की वैल्यूज से हम 20 साल पीछे हैं जी, क्योंकि जो स्पीड ऑफ चेंज था वो स्लो था। कोई चीज वहां घटती थी तो यहाँ आते आते उसको 10, 15, 20 साल लगते थे। तो सोशल मीडिया के दौर में ये स्पीड ऑफ चेंज बहुत तेज है। तो पेरेंट्स तो इवॉल्व हो नहीं पाए, पर बच्चे उस तरीके से उस माइंडसेट के साथ हैं कि हम एडल्ट हैं, हमारा पेरेंट्स पर का, हमारा बॉडी पर, हमारी सोच पर, हमारे निर्णयों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और राजा रघुवंशी के केस में अब ये बातें निकल के आ रही कि लड़की ने कहा था अपनी माँ से कि अगर मेरी शादी अरेंज मैरिज कराओगी तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ दोनों चीजें हैं कि माँ अगर इस बात के लिए थोड़ी संवेदनशील होती कि भैया तुमको जिसके साथ जो करना है जाओ, तो घटना ही ना होती, तो शायद घटना ना होती। या इसकी मानसिक रोग की, क्योंकि इस प्रकार की धमकी कौन दे सकता है? एक मानसिक रोगी जरूर कुछ ना कुछ मानसिक विकृति है। जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी है, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, ये या साइकोसिस के केसेस हो सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको आप पहचान सकते हैं समाज में, पर इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी समाज में, ताकि आप इसके बारे में कुछ कर सकें। जी। तो आप देखिए जितने भी मानसिक रोगों से जुड़ी चुनौतियां हैं, वो चाहे आत्महत्या की घटनाएं हों, चाहे होमिसाइड या दूसरों की हत्या की घटनाएं हों, एक खास एज ग्रुप में आपको ज्यादा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, जिसको हम लोग जेनजी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जेनजी लोग बुरे हैं, पर यहाँ हाईलाइट इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि गैप ज्यादा है और मानसिक रोगों के होने के जो कारण हैं उनका एक्सपोजर इनको जाता है। जी। तो हमें एक सामाजिक आंदोलन के तरीके से इसको देखना पड़ेगा, तभी कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज इसको अगर आप सिर्फ अपराध की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक पाना लगभग असंभव है।
सर चलते चलते एक और आपसे वो है सवाल कि ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं या इस तरह के जो अपराध कारित हो रहे हैं युवा वर्ग ही कर रहे हैं, और डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी ज़्यादातर 45 के कम वाले जो लोग हैं वो ही डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो कोई मैसेज होगा पेरेंट्स के लिए जो जिनके बच्चे मोबाइल देख के अवसाद में आ रहे हैं? जीरियाट्रिक डिप्रेशन भी कोई रेयर फिनोमिना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी आज अकेले हैं जो बुजुर्ग हैं, उनका भी सपोर्ट सिस्टम बहुत पुअर है। ओके। वहां भी डिप्रेशन है पर उसकी बात कम होती है, क्योंकि वहां चुनौतियां दूसरे तरीके की हैं। यहाँ चूंकि जिसको कहते हैं मॉरल फिल्टर नहीं, वहां मॉरल फिल्टर है, एक आध्यात्मिक कनेक्शन है जिसमें आदमी एक एज के बाद धीरे धीरे जुड़ने लगता है। पर यहाँ वो आध्यात्मिक कनेक्शन नहीं है। धार्मिक होना माने बेवकूफ होना, आध्यात्मिक होना माने बेवकूफ होना। उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, उस माइंडसेट को एड्रेस करना पड़ेगा। तो जो युवा है वो ना तो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, ना सामाजिक रूप से जुड़ पा रहा है, ना परिवार में उस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि बच्चों पे नजर रखें, उनसे बात करें, और बच्चों को आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना एक्सटेंशन ना समझें। जी, बच्चे माता पिता के प्रॉपर्टी का विस्तार नहीं, जैसे हम लोग कहते थे गांव में दुआरिक जमीन। वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग जीव है, एक अलग आत्मा है, एक अलग प्राण है, एक अलग माइंड है। उसको उस नजरिए से रिस्पेक्ट के साथ देखें, उनकी जो पहचान है उसको अलग तरीके से देखें, बात करें, और कोई भी निर्णय लेने के पहले सहमति पे पहुंचे। बच्चों की सहमति जरूरी। आप सही गाइड कर रहे होंगे, आपकी बातें सही होंगी, आपके विचार सही होंगे, लेकिन जब तक उनकी सहमति नहीं होगी उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी। और अगर भागीदारी नहीं मिलेगी तो निस्संदेह कुछ ना कुछ चिंताजनक होने की संभावना। तो ये राजा रघुवंशी और इन सब की जो घटनाएं हुई हैं, अगर हम एक लाइन में पूछें आपसे कि मतलब इनको रोकने के लिए हम प्राइमरी स्टेज पे क्या करें, जैसे ताकि इन पे प्राइमरी स्टेज पे हम ये जरूर कहेंगे, जैसे आज से कुछ साल पहले हम लोग कहते थे कि विवाह के पहले आपको कुंडली मैच कराइए, आपकी चॉइस है, पर कुछ बीमारियों की जांच करा लीजिए, जैसे HIV एक बीमारी होती थी। पर आज का ये समय है कि आपको कंपैटिबिलिटी मैच करानी चाहिए। आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का कराना चाहिए। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो पेरेंट्स कराएं। अगर आप सीधे अपने साथी के साथ एक जीवन के निर्णय पर जाना चाह रहे हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि विवाह पूर्व काउंसलिंग आज के समय में बहुत कॉमन फिनोमिना है। बहुत सारे लोग दुनिया भर में विवाह पूर्व काउंसलिंग लेते हैं, ये समझने के लिए कि हमारा विवाह, हमारे संबंध कितने स्थायी, कितने, और अगर दोनों में से किसी एक के अंदर कोई मानसिक विकृति निकलती है, कोई मानसिक रोग निकलता है, या किसी को मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी कमिटेड वैवाहिक रिश्ते में जाने के पहले आप उस पर काम करें, भले 6 महीना साल भर आपको इलाज में खर्च करना पड़े। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि अगर गलती हो जाए तो जान लेने से बेहतर है तलाक लेना। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता कि आप अगर लगता है कि गलत जगह फंस गए हैं तो अपना और अपनों का जीवन सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए बेहतर ये है कि आप वहां से तलाक ले लिया और बाहर निकल जाए। तो हमारी भी अपने दर्शकों से एक अपील है कि अगर आपके बच्चे कहीं इस तरह से किसी मामले में इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले उनकी सहमति जरूरी है। आप ये उनसे बात करें कि आखिरकार आपके बच्चे क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आशुतोष थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है और कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है। हम फिर मिलेंगे हेलो डॉक्टर के एक दूसरे एपिसोड में किसी नए चिकित्सक, किसी नई बीमारी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।